नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। उस मेवाड़ के इतिहास में हमने पिछली वीडियो में महाराणा उदय सिंह तक पढ़ लिया था और हमारी जो पिछली क्लास से हैं वो अपने चैनल के ऊपर जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ पर सारी की सारी सेव है, तो आप जो पिछली जो वीडियो है वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम उससे आगे का शुरू करेंगे। आज हम राजस्थान के इतिहास या भारत के इतिहास के संदर्भ में देखें तो हम इतने महान राजा के बारे में पढ़ेंगे भी जिसका नाम छोटे से लेके छोटा बच्चा और बुजुर्ग से 80-90 साल तक के बुजुर्ग को सबको पता है। आज हम उस महान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे भी जो राजस्थान में कई वीर योद्धा हुए हैं, बहुत सारे वीर योद्धा हैं, लेकिन उन वीर योद्धाओं से इतर जो उन व्यक्तित्व के गुण थे, चारित्रिक गुण थे, नैतिकता को जो नैतिक जो उनके बीच में गुण थे वो बाकी गुण महाराणा प्रताप को उनसे ज़्यादा महान बना देते हैं। योद्धाओं में तो सांगा में कोई कमी नहीं थी, कुंभा में कोई कमी नहीं थी, आगे राज सिंह पढ़ेंगे उनमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके इतर जो व्यक्तित्व चारित्रिक जो बातें होती है, जो बातें हैं, वो अगर किसी में सबसे सर्वाधिक जो जिसके अंदर थी वो थे अपने महाराणा प्रताप। आज हम उन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम फिर भी इनका थोड़ा सा जीवन का परिचय पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप का शासनकाल है वो 1572 से 1597, लगभग 25 साल का इनका शासन रहा था। याद रखना, भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार ये भी बड़े जो राजा होते हैं, जो बड़े राजा होते हैं उनके एक्चुअली के क्वेश्चन पूछ लेते भी इस राजा ने कितने साल शासन किया था, इसने कितने साल शासन किया था, इसका शासनकाल बताइए, कालक्रम के हिसाब से ही पूछ लेते हैं कभी कभी। और अपने जो हिस्ट्री के है वो अभी तक बड़े बड़े राजाओं के इर्द गिर्द ही घूम रही है, तो हम इनका जो शासनकाल है वो भी याद रखेंगे कितने साल किया था, 25 साल। हम जितने भी बड़े राजा महाराजा हुए हैं उनके सब पापा मम्मी का नाम भी याद करेंगे। तो इनके जो पिता का नाम था वो था उदय सिंह, पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई सोनग्रा, जयवंताबाई सोनग्रा। ये जयवंताबाई सोनग्रा पाली के अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। पाली के अखेराज सोनग्रा की पुत्री, पाली के अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। इनका जो जन्म है, जो जन्म है ये 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को। एक बात याद हो रखना, इनका जो जन्म है हिंदी माह के अंतर्गत कब हुआ था, तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। विक्रमी संवत के अनुसार कौन सा साल हो गया? 1597, क्योंकि अपना जो विक्रमी कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से हमेशा ही 57 साल आगे चलता है, तो 40 में जैसे 57 जोड़े कितना जाएगा? 1597। तो कई बार क्या होता है कि जब हम महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं तो कुछ लोग तो 9 मई को मनाते हैं, कुछ ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाते हैं, तब समझ में नहीं आता कि इस दिन क्या हुआ था। तो याद रखना, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रमी संवत कौन सा? अपने 1597। अब इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम किक्का। मेवाड़ में छोटे जो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनके सबके नाम ही किक्का होते हैं। सांगा का नाम भी किक्का था, कुंभा का नाम भी किक्का था, लेकिन महाराणा प्रताप का ये जो नाम है ये थोड़ा प्रसिद्ध हो गया था। आरपीएससी पूछ लेती है तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। वैसे छोटे बच्चे को अपने तो गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में, हमारे वाली साइड में तो छोटे बच्चे को काका वैसे ही बोलते हैं, और मारवाड़ में छोटे बच्चे को बोलते हैं गिग्गा, लड़के को बोलेंगे गिग्गा और लड़की को बोलेंगे गिग्गी। तो ये याद रखना भी। इनकी एक रानी थी, जो रानियां तो कई थी लेकिन जो मुख्य रानी थी
उसका नाम था अजबदे पंवार। अजबदे पंवार, दे का मतलब देवी होता है। अजबदे पंवार। मुख्य रानी कौन सी है? अजबदे पंवार। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 2 बार हुआ था। एक तो जब उदय सिंह जी की जब डेथ हुई थी, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था गोगुंदा के अंदर, वहीं पर इनका अंतिम वो राज्याभिषेक कर दिया गया था। तो पहला तो काम हुआ था गोगुंदा में, और दूसरा सिस्टमेटिक ढंग से सही तरीके से काम हुआ था कुंभलगढ़ में। काम हुआ था कुंभलगढ़ में। ध्यान देना एक बार। पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई सोनग्रा, जो कि पाली के अखिराज सोनग्रा की बेटी थी। जन्म कब हुआ है? तो 9 मई 1540, जेठ शुक्ल तृतीया, विक्रमी संवत 1597। बचपन का नाम किक्का। और रानी कौन थी? जो पटरानी थी, जैसे रानी कही थी, अजबदे पंवार। राज्याभिषेक इनका 2 बार हुआ। प्राथमिक काम हुआ तो गोगुंदा के अंदर हुआ था, और जो सिस्टमेटिक ढंग से काम हुआ था कुंभलगढ़ में हुआ था। ये महाराणा प्रताप की थोड़ी सी शुरुआती जानकारी थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इनसे। अब देखो, होता ये भी, जब भी किसी महाराणा की डेथ होती थी, भी जिस राजकुमार को अगला राजा बनाया जाना, जो भी राजकुमार अगला राजा बनेगा, वो पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाते थे। हालांकि उदय सिंह जी जगमाल को राजा बना के राजा घोषित करके चले गए थे, तो जगमाल तो वहीं रहा था कुंभलगढ़ के अंदर ही, और प्रताप वहां शमशान घाट में थे। तब जो इनके ननिहाल वाले थे मान सिंह सोनग्रा वहां आए हुए थे, कृष्णदास चुंडावत भी वहीं थे। तो उन्होंने पूछा भी मेवाड़ में सबसे शक्तिशाली राजकुमार कौन है? कि प्रताप। उस समय मेवाड़ पर बार बार मुगलों की तरफ से आक्रमण भी हो रहे थे, मेवाड़ थोड़ा कमजोर भी हो रखा था। अगर इस परिस्थिति से कोई बाहर निकाल सकता है तो कौन निकाल सकता है? प्रताप। हालांकि जगमाल इस लायक नहीं था कि वो मुगलों से उनकी रक्षा कर सके, लेकिन बाद में जब मान सिंह ने कहा कृष्णदास से कि कृष्णदास जी भी महाराणा का चयन करने का अधिकार किसे है? तो वे बोले चुंडावतों को है। तो आप जगमाल को कैसे राजा बना सकते हैं? उन्होंने कहा कि हमने जगमाल को राजा नहीं बनाया है, उदय सिंह जी जगमाल को राजा बना के गए थे। बोले नहीं, जगमाल की जगह राजा किसे बनाना चाहिए? तो प्रताप को बनाना चाहिए। तो कृष्णदास चुंडावत ने वहीं पर शमशान घाट में ही प्रताप का क्या कर दिया था? राज्याभिषेक कर दिया था। अब जब प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हो गया था, अब प्रताप ने बाद में कहा भी मजा नहीं है इस बात में, तो मैं मेरा राज्याभिषेक को थोड़ा ढंग से कराएंगे ना। तब दोबारा जब सिस्टमेटिक ढंग से राज्याभिषेक हुआ था तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। अब कुंभलगढ़ दुर्ग में जब राज्याभिषेक हुआ तो बाहर के जितने भी राजा महाराजा उनको बुलाया गया। ये अपने होता ही है, मान लो कोई अपने नया प्रधानमंत्री बना है, तो जो आस पड़ोस के जो पड़ोसी जो देश हैं उनके प्रधानमंत्रियों को बुलाया जाएगा या राष्ट्रपति को बुला के जाएगा, तो बुलाए गए। एक बात आप ध्यान रखना, उस प्रताप के राज्याभिषेक में मारवाड़ का चंद्रसेन आया था। मारवाड़ से कौन आया था? चंद्रसेन। और ये मारवाड़ का चंद्रसेन अकबर के विरुद्ध पहले से ही लड़ ही रहा था। हालांकि इनके बीच में शायद बातचीत हुई होगी, चंद्रसेन जी क्या चल रहा है आजकल? तो चंद्रसेन ने कहा हम तो लठ बजा रहे हैं अकबर के खिलाफ, तो भी आप बजा रहे हो तो हम भी शुरू कर देंगे। ये प्रताप की थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी थी। अब जब अकबर को पता चला कि उदय सिंह की मृत्यु हो गई है और प्रताप वहां पर राजा बन चुके हैं, अब अकबर ने सोचा क्यों ना, उदय सिंह तो नहीं माना था तो शायद प्रताप मान जाए। तो प्रताप ने अब अकबर ने अपने कुछ आदमी भेजे प्रताप को समझाने के लिए। वो थे अकबर के समझौता बयान। उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन आया था, कब कब आए थे। सबसे पहले जो व्यक्ति आया था अकबर की तरफ से, वो आया था जलाल खां कोर्ची। जलाल खां कोर्ची ये प्रताप के राजा बनते आ गया था 1572 में। 1572 में कहते जलाल खां कोर्ची बोलने में बड़ा वाक्पटु चतुर था। उसने आते ही प्रताप से कहा कि प्रताप, पहले तो आपको बादशाह की तरफ से और मेरी तरफ से मेवाड़ का राजा बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भी बादशाह ने आपके लिए गिफ्ट भेजे, इसे स्वीकार करें। प्रताप ने कहा ठीक है बैठो। अब उसने जलाल ने कहा कि अब आपके सामने के साथ 2-4 बातें हो जाए। कि हाँ जी बोलो। तब जलाल खान ने कहा कि आपका अकबर के साथ संधि करने का क्या प्रस्ताव है, कुछ नियत हो तो थोड़ी बहुत तो बता दो। लेकिन प्रताप ने वह मना कर दिया, बोले मेरी किसी भी तरह से अकबर के साथ संधि करने का कोई भी इरादा नहीं है। तो जलाल खां कोर्ची वहां से वापस चले गए। वापस जाने के बाद अकबर ने सोचा यह राजस्थान का बंदा है,
अगर किसी राजपूत राजा को भेजेंगे तो शायद बात थोड़ा मान लेगा। तो उस समय आमेर वालों के साथ तो दोस्ती थी, संधि हो ही रखी थी। तो आमेर का जो एक राजकुमार था मान सिंह कछवाहा, मान सिंह कछवाहा, इसे कहा मान सिंह जी आपको मैं आमेर के कितने दिन हो गए कि अकबर जी बहुत दिन हो गए मेरे को, तो कि आप जाओ आमेर जाओ, जाते समय मेवाड़ होते जाना। अब दूसरा जो समझौता वहां का था वो कौन था, मान सिंह कछवाहा, ये आया था 1573 में, जून 1573 में। कब आया था, जून 1573 में। जब प्रताप को पता चला आमेर का राजकुमार मिलने के लिए है, तो क्यों ना प्रताप ने सोचा मैं मेरा राजकुमार भेज दूं। और मेवाड़ का प्रताप का उस समय बेटा था अमर सिंह, अमर सिंह से कहा अमर सिंह तू मिल इससे। ये प्रोटोकॉल तो ये होता है भी, मान लो अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है तो अपना प्रधानमंत्री मिल लेगा, मान लो इंग्लैंड का सूचना प्रसारण मंत्री है तो भारत का सूचना प्रसारण मंत्री मिल लेगा, समकक्ष है दोनों। इधर से कौन है तो आमेर का राजकुमार है, तो मेवाड़ का कौन मिल लेगा, राजकुमार मिल लेगा। कहते हैं भी उदय सागर झील के पास, उदय सागर झील के पास शाम को डिनर का प्रोग्राम रखा गया। उदय सागर झील के पास, किस झील के पास रखा गया था, उदय सागर झील के पास। शाम को डिनर का प्रोग्राम रखा गया। मान सिंह वहां पर पहले आके बैठ गया था, अमर सिंह थोड़ा लेट गया। और कहते हैं कि अमर सिंह थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी था। अमर सिंह जब वैसे ही टहलता टहलता गया, मान सिंह ने पूछा और इसने अमर सिंह जाते पूछा और अंकल कैसे हो। तो मान सिंह ने कहा वो छोड़ मैं कैसा हूँ, तू था तेरे पापा कहाँ है। बोले पापा उनका सर दर्द कर रहा, वो सो गए। ऐसे कहते ही भी ऐसे मुस्कुरा के बेतकलीफी से जो आंसर जो देते उत्तर देते उसी प्रकार इसने अमर सिंह ने उत्तर दिया। तो इससे मान सिंह को थोड़ा गुस्सा है, उसने खड़ा होकर वहां से निकल पड़ा। इसने डिनर सेट वगैरह सारे उछाल दिए। और जब थोड़ा सा आगे चला तो उसने अमर सिंह ने कहा अंकल रुको तो क्या हुआ, कि मैं ना तेरे पापा को बोल देना तेरे पापा का सर दर्द और तेरा सब कुछ मैं वहां पर युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। अमर सिंह कहा अंकल रुको तो आप क्या बोल रहे थे, कहाँ से ठीक कर दोगे आप हमारा पापा का सर दर्द, पर मैं युद्ध के मैदान में सब कुछ ठीक कर दूंगा। बोला ठीक है तो अब की बार आओ ना तो अपने फूफा जी को साथ लेके आ जाना। तो अकबर के मान सिंह की बुआ की शादी और की। अब मान सिंह को और ज्यादा और गुस्सा आया, थोड़ा सा आगे निकला तो अमर सिंह ने पीछे से फिर कहा अंकल रुको तो ऐसे क्या कर रहे हो। फिर बोला अब क्या रह गए तेरे, हमारे नायक पाली में जगह प्रति सोजत, तो सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, जीआई टैग मिला उसके, वो बुआ के लिए ले जाना। अब मान सिंह जलाया हुआ आमेर गया ही नहीं, सीधा वहां पर वापिस चला गया आगरा। आगरा जाकर उसको कहा, अकबर को कहा कि तू तो अभी मेरे को सेना दे, मैं अभी के अभी मेवाड़ पे आक्रमण करूंगा। अकबर ने कहा अगर हुआ क्या, प्रताप ने क्या कहा तेरे को, कि प्रताप तो आया ही नहीं मिलने, तो कौन है, अमर सिंह आया था और उसने मेरे साथ बड़ी बदसलूकी की। अकबर चतुर आदमी था, उसने अंदाजा लगाया बात तो सही है, जब आमेर का राजकुमार मिलने के लिए आया तो राजकुमार ही आएगा। बोला इसको साइड में ले जाओ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाओ, जून का महीना है, थोड़ी सी इसको ठंडा करो। मान सिंह को ले जाकर थोड़ा सा ठंडा किया गया, बिठाया गया उधर से। अब अकबर ने सोचा क्यों ना मैं किसी राजा को भेजूं। अब जो तीसरा जो समझौता दूत है वो था भगवत दास। इस मान सिंह के पिता थे भगवंत दास। भगवंत दास को कहा, अब जब भगवंत दास मेवाड़ आए तो महाराणा प्रताप खुद मिलने के लिए आया। तो भगवंत दास ने कहा कि देखो प्रताप लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, और प्रताप अकबर आपसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और मेवाड़ में पहले से इतने आक्रमण हो रहे हैं और क्यों कर रहे हो। तब प्रताप ने कहा कि भगवंत दास जी कभी खानवा के युद्ध में मेरे दादाजी के साथ आपके दादाजी पृथ्वीराज कछवाहा हमारे झंडे के नीचे लड़े थे। हालांकि इस समय मेवाड़ में इतनी शक्तियां नहीं रही है, लेकिन अब आप शक्तिशाली हो रखे हो, आप अकबर के खिलाफ लड़ लो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन अकबर के झंडे के नीचे कभी नहीं लड़ूंगा। तब भगवंत दास ने कहा कि तेरे दादाजी ने वही गलती की थी, तू भी ये गलती कर रहा है। अब तो भगवंत दास जी वहां से वापिस आ गए। भगवंत दास जी आए थे सितंबर 1573 में। अब भगवंत दास जी भी वापिस चले गए। अब अकबर ने सोचा भी क्यों ना एक ट्राई और, शाम दाम दंड भेद येन केन प्रकार कैसे ना कैसे करके प्रताप को मनाना है, वन में एक ट्राई और करते हैं। तो चौथे जो आए थे वो थे अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल।
ये आया था दिसंबर 1573 में, दिसंबर 1573 में। अब टोडरमल जी ने आके कहा अकबर से, सॉरी प्रताप से, कि प्रताप मैं अकबर का वित्त मंत्री हूँ और अकबर के पास खूब खूब धन पड़ा है और आप छोटे से राज्य के राजा हो और आपके पास इतने संसाधन भी नहीं है। वो तो लड़ लेगा आपको, लंबे समय तक लड़ लेगा, लेकिन आपकी पार नहीं पड़ेगी। तब प्रताप ने कहा कि टोडरमल जी आप धन की चिंता मत ही करो, मेवाड़ में बहुत भामाशाह हैं, चंदा देने वाले बैठे हैं, हम तो लड़ लेंगे, लेकिन हम तो अकबर के साथ लड़ाई ऐसे ही जारी रखेंगे। अब 4 समझौता बयान भेजे उसने। पहला कौन सा आया था? जलाल खां कोरची, कब आया? 1572 के अंदर आया था। दूसरा कौन आया था? मान सिंह कछवाहा, जून 1573 में। तीसरा कौन आया? भगवत दास, सितंबर 1573 में। और चौथा कौन है? टोडरमल, दिसंबर 1573 में। कालक्रम याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मान सिंह कछवाहा कब आया था, भगवत दास कब आया था, टोडरमल कब आया था। अब तो युद्ध होना ही था। अब हम राजस्थान के इतिहास का देख लो या भारत के इतिहास का एक महान युद्ध पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध कौन सा? अपने हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब? ये तो 18 जून 1576, 18 जून 1576। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे 21 जून में बताते हैं, कुछ किताबें इनको 21 जून लिख देती है, लेकिन याद रखना पड़ जाता कौन सा? 18 जून का। अब अकबर के मन में कहीं ना कहीं ये था भी अकबर यहाँ पर चतुर राजनीतिक ढंग से इस युद्ध को जीतना चाहता है। अब उसने कहा भी सेनापति किसे बनाया जाए। अब मान सिंह खूब गुस्सा होके गया था वहां से। भी अकबर ने सोचा क्यों ना मान सिंह का गुस्सा यहाँ पर काम में लिया जाए। तो अकबर ने मान सिंह को इस युद्ध के अंदर स्वतंत्र सेनापति बना दिया। अकबर की तरफ से कौन आया था? मान सिंह। और मान सिंह पहली बार स्वतंत्र सेनापति बन के आया था। और एक इसके साथ था आसफ खां। कौन आए थे? आसफ खां। हालांकि इन कईयों ने जो मुगल दरबार के अंदर कई सेनापति और थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि आप एक हिंदू को सेनापति बना के भेज रहे हो, सामने हिंदू लड़ रहे हैं, इधर भी आप राजपूत इधर राजपूत, कहीं ना कहीं पक्षपात हो सकता है। लेकिन अकबर ने उनकी बात नहीं मानी और मान सिंह को क्या बना दिया? यहाँ का सेनापति। एक मान अकबर के माइंड में बात यह थी कि इधर भी राजपूत लड़ेंगे, इधर भी राजपूत लड़ेंगे, दोनों साइड में राजपूत मारे जाएंगे, फायदा इस्लाम को होना है। अब और प्रताप की तरफ से कौन कौन आए? तो प्रताप की तरफ से एक तो आया आपके राम शाह तंवर, ग्वालियर से आया था राम शाह तंवर। ग्वालियर से कौन है अपने? राम शाह तंवर। राम शाह तंवर अपने 3 बेटों सहित आया था। एक था शालीवाहन, एक था प्रताप, एक था भवानी सिंह। कौन आए थे? राम शाह तंवर अपने 3 बेटों के साथ आए थे। और एक था अफगान। अफगान कौन थे? हाकिम का सूर, हाकिम का सूर। और कौन? तो कृष्णदास चुंडावत के तो आएंगे। कृष्णदास चुंडावत। पुंजा भील, झाला बिद्दा, जिसे हम बोलते झाला मान सिंह, झाला बिद्दा, इसी का नाम एक और क्या? झाला मान सिंह। देखिए ये प्रताप का स्वाभिमान है। प्रताप ये चाहता है कि हम अपने आप को स्वतंत्र रहकर हम युद्ध करेंगे और युद्ध करके विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन हम अकबर की दीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ये प्रताप की स्वाभिमानता का चरम है। पुंजा भील, हाकिम का सूर। और ये देखो कितना सेकुलर राजा रहा होगा, भी इसने अपने सेना के अंदर अफगानों को भी जगह दी है। लेकिन और कौन है? पुंजा भील। कितने जो उस समय जब इतने छुआछूत हो रही थे, कितने डिप्लोमेसी राजा रहा होगा कि प्रताप की सेना के अंदर सर्वाधिक भील और लोहार सैनिक थे। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर। अब
अकबर की तरफ से मान सिंह आसफ खां और प्रताप की तरफ से ग्वालियर से राम तंवर। अपने 3 बेटों से कौन कौन थे? शालिवाहन, प्रताप और भवानी सिंह। और हाकिम का सूर झाला विद्या झाला मान सिंह, कृष्णदास चंदावत और पुंजा भील। अब युद्ध होना ही था। और इस मान सिंह के साथ एक इतिहासकार आया था बदायूनी। इतिहासकार कौन आया था? बदायूनी, जिसने युद्ध का पूरा देखा जोखा, अपना आंखों देखा वर्णन किया। अपने कहते हैं नोट्स बनाए इसने। इसने किताब लिखी थी मुंतकब उत तवारीख। मुंतकब उत तवारीख, मुंतकब उत तवारीख। इस बुक के अंदर पूरा पूरा वर्णन है। कौन सी बुक है? मुंतकब उत तवारीख। किसकी बुक है? बदायूनी की। इसमें लिखता है कि मान सिंह अकबर की तरफ, अकबर के पास 5000 सैनिक थे और प्रताप के पास 3000 सैनिक थे। कई किताबें तो अपने वो कहती हैं भी अकबर की तरफ से 80,000 थे और प्रताप की तरफ से 20,000 थे। कई कहते 50,000 थे, 10,000 थे। लेकिन हम उसका मानेंगे जो उस समय युद्ध के अंदर मौजूद था। और उसके अंदर उस टाइम युद्ध के अंदर मौजूद कौन थे? अपने बदायूनी थे। बदायूनी कहता है कि अकबर के पास 5000 सैनिक थे, हमारे पास 5000 सैनिक थे और प्रताप के पास 3000 सैनिक थे। ये जो हल्दी घाटी है ये गोगुंदा और खमनौर के बीच का दर्रा है। गोगुंदा और खमनौर एक पहाड़ी है, पास है गोगुंदा और खमनौर के बीच का पास। अब दोनों पर एक तरफ गोगुंदा साइड में सेना बैठी, एक तरफ खमनौर साइड में सेना बैठी है। मान सिंह की जो सेना बैठी थी वो मोलेला गांव में बैठी थी। मोलेला में कौन बैठे आपके? मान सिंह। और नौ सिंह में बैठे आपके प्रताप। नौ सिंह में कौन बैठे आपके? प्रताप। अब जब युद्ध शुरू हुआ तो बदायूं ने कहता है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो प्रताप की सेना की तरफ से पहला हमला इतना जोरदार हुआ था कि हम पूरी तरह से बैक आ गए थे, कि हम बनास नदी के किनारे किनारे 8 मील वापस आ गए थे। ये बात कौन कहता है? बदायूं ने कहता है कि पहले झड़प के अंदर पहला जो आक्रमण हुआ उसके अंदर प्रताप पूरी तरीके से जीत जाते हैं। मान सिंह की सेना एकदम पीछे हो जाती है। लेकिन बाद में एक सैनिक था मिहत्तर खां। मिहत्तर खां, इसने कहा, इसने जोर जोर से आवाजें लगानी शुरू की। इसने झूठी अफवाह फैलानी शुरू की कि बादशाह अकबर खुद आ रहे हैं, एक बड़ी सेना लेके आए हैं, आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं, वे अपनी सेना लेकर आ जाए, आप वापिस आ जाइए। तब जाके सैनिकों में थोड़ा जोश आया, फिर वो वापिस आ गए। वापिस आए तो अब जो मान सिंह है वो अपने हाथी पे चढ़ के लड़ रहा था। और मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। मान सिंह के हाथी का नाम क्या है? मर्दाना। प्रताप ने देखा भी मान सिंह एकदम बीच में युद्ध लड़ रहा है तो उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और मान सिंह के सामने जाके खड़ा कर दिया। कहते हैं कि जब चेतक ने अपनी दोनों टांगे उछाल के जो मर्दाना जो हाथी है उसके सूंड के ऊपर लगा दिए थे और प्रताप ने मान सिंह पर इतनी जोर से भाले का वार किया कि हालांकि अगर मान सिंह 1 मिनट की भी चूक कर लेता मान सिंह वहां पर मारा जाता। लेकिन मान सिंह वहां पर कूद के नीचे जो हाथी के जो साइड में होदी बनी होती है उसके अंदर कूद गया था और बच गया, भाला खाली निकल गया। लेकिन चेतक को ये लगा कि जो दुश्मन है वो मर चुका है। जैसे ही चेतक ने अपनी दोनों टांगे नीचे की तो उस सूंड के पास में 2 छुरे लगे हुए थे और उन दोनों छुरों से चेतक की नीचे की दोनों टांगे कट गई थी। जब चेतक ने नीचे पांव रखे तो जिससे मूव नहीं हो पाया, इधर उधर हिलडुल नहीं सका। तो अब प्रताप ने सोचा कि घोड़ा तो नहीं चल सकता, अब मेरे को यहाँ से युद्ध से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। जब प्रताप युद्ध से बाहर गए तो झाला विद्या ने प्रताप के राज चिन्ह ग्रहण किए। राज चिन्ह कौन ग्रहण करता है? झाला विद्या या झाला मान सिंह। खानवा के युद्ध में सांगा के जो राज चिन्ह ग्रहण किए थे वो था झाला अज्जा। और यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर प्रताप के जो राज चिन्ह ग्रहण करता है झाला विद्या। अब युद्ध समाप्त हो गया। कई इतिहासकार तो कहते हैं कि प्रताप जीत गया था, कई कहते हैं कि अकबर जीत गया था। लेकिन नैतिक रूप से जो विजय हुई थी वो प्रताप की हुई थी। नैतिक रूप से विजय किसकी हुई? प्रताप की। नैतिक विजय किसकी हुई? प्रताप की।
होता क्या है, अभी आप किसी युद्ध को हार या जीत कब मान लेते हो, या तो राजा मर जाए या राजा पकड़ा जाए। लेकिन ना तो इसमें प्रताप मारे गए थे ना पकड़े गए थे। आगे तो अपने ये कहते हैं, जब मान सिंह और आसफ खां युद्ध समाप्त करने के बाद वापिस अकबर के पास गए तो अकबर ने पूछा युद्ध का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा युद्ध तो हम हार गए। बोले प्रताप, प्रताप को पकड़ा, बोले नहीं नहीं पकड़ा गया। प्रताप मारा गया, बोले प्रताप भी नहीं मारा गया। तो क्या सोच के वापिस आए हो, सरदार खुश होगा। तब अकबर ने कहा कि आज अगर मैं आज के बाद दरबार में दिखे दोनों की टांगे तोड़ूंगा, कि अकबर ने आसफ खां और मान सिंह की डोडी बंद करवा दी थी। आप एक तरफ तो ये कहते हो कि अकबर जीत गया था, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर उस आपके दो सेनापति जीत के जा रहे हैं तो आप उनको इतना अपमानित कर सकते हो। अब और जब बदायूं नहीं कहता आगे कि जब हम इस हल्दी घाटी से निकल के बाहर जा रहे थे, गोगुंदा के आसपास थे, तब हमारे सैनिकों में इतना ज्यादा भय था कि शाम को जहां पर हमने सेना के कैंप लगा रहे थे उनके चारों तरफ हमने खाइयां खुदवाई। हमको ये डर लग रहा था कि प्रताप के सैनिक कहीं पीछे आके न मार दे। हमारी सेना में इतना भय व्याप्त था जिसकी कोई हद नहीं है। हमने जैसे तैसे करके अजमेर आए थे। हम गोगुंदा से अजमेर आ रहे थे, जगह जगह बिल्लों के आक्रमण हो रहे थे, जगह जगह भील हमें लूट रहे थे। हमने जैसे तैसे करके अजमेर तक का रास्ता तय किया था। ये था अपने हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध अपने आप में अलग ही महत्व रखता है। अब महत्व क्या रखता है, हमने तो हल्दी घाटी से जुड़े हर एक व्यक्ति का नाम देखा है, हर एक व्यक्ति का नाम याद किया हमने, यहाँ तक कि जातियों तक के नाम याद किए। मानसिंह के पास जो हाथी थे, एक तो था मर्दाना, एक था गजमुक्ता, और प्रताप के पास हाथी थे, एक तो था लूणा और एक था राम प्रसाद। हालांकि मुगल इस राम प्रसाद हाथी को पकड़ने में कामयाब हो गए थे। उस राम प्रसाद हाथी को जब अकबर के सामने ले जाया गया तब अकबर ने कहा कि ये तो पीर का प्रसाद है। प्रताप का आप हाथी पकड़ के लाए हो, ये तो मेरे लिए पीर का प्रसाद है। तो अकबर ने इसका नाम बदल के कर दिया था पीर प्रसाद। पीर प्रसाद। अब अलग अलग इतिहासकारों ने इस युद्ध को अलग अलग नाम दिए हैं, क्या क्या नाम दिए वो पढ़ लेते हैं अभी हमने। अपने बदायूं ने तो यहीं पर था ही, बदायूं ने कहता है ये गोगुंदा का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध। वैसे ही अकबर के दरबार में कवि था अबुल फजल, अबुल फजल। ये कहता है ये खमनौर का युद्ध है। इसने हल्दी घाटी युद्ध को क्या संज्ञा दिया, खमनौर का युद्ध। और टोड टोड कहता है मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली। एक अपने राइटर हुए थे आनंदीलाल श्रीवास्तव, आदर्शी लाल श्रीवास्तव, सॉरी, आदर्शी लाल श्रीवास्तव, आदर्शी लाल श्रीवास्तव। ये कहते हैं बादशाह बाग का युद्ध है, बादशाह बाग का युद्ध। नाम याद रखना भी, याद करने की कोशिश करना। बदायूं ने क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल ने क्या कहा इसे, खमनौर का युद्ध। टोड ने क्या क्या कहा इसे, मेवाड़ की थर्मोपोली। और आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने क्या कहा इसे, बादशाह बाग का युद्ध। अब इतना बड़ा युद्ध है, अब जब युद्ध समाप्त हो गया इसके कुछ ना कुछ तो महत्व निकलेंगे, हम इसका थोड़ा महत्व पढ़ लेते हैं। क्या महत्व रहा होगा इस युद्ध का जो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। पहला महत्व तो ये रहता है भी, एक तरफ तो है आपकी साम्राज्यवादी शक्ति और दूसरी तरफ प्रादेशिक स्वतंत्रता। कौन सी है, साम्राज्यवादी शक्ति, इस साम्राज्यवादी शक्ति वर्सेस प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध है।
एक तरफ अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इतना बड़ा साम्राज्य की शक्ति उसके पास है, और एक तरफ प्रताप अपने छोटे से भूभाग को स्वतंत्र रखना चाहता है, उसके अपने 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 अभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अभी मैं, चाहे मेरे पास मेरा चाहे क्षेत्र छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से राज करूंगा। तो ये क्या होगी, साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध है। अब दूसरी बात, अकबर इतना बड़ा मुगल बादशाह है कि उसके पास पूर्ण रूप से संसाधन है, सब कुछ उसके पास, बहुत आर्थिक व्यवस्था भी उसकी अच्छी है। लेकिन प्रताप की इतनी आर्थिक व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं थी। सीमित संसाधनों के बावजूद भी प्रताप इतना बेहतरीन युद्ध लड़ता है। सीमित संसाधन, प्रताप प्रताप के पास सीमित संसाधन, प्रताप के पास सीमित संसाधन। तीसरा, किसी भी युद्ध के अंदर दोनों तरफ से सेनाएं भाग लेती हैं, आम जनता युद्ध के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती है। ये तो आज भी होता है अपने, आज भी आम जनता युद्ध के अंदर इंटरफेयर नहीं करती, सामने से इधर से सेना आई है, इधर सेना लड़ेगी। लेकिन प्रताप के समय में मेवाड़ की पूरी जनता ने इसका साथ दिया था। हम ये कह सकते हैं कि प्रताप जनता में आस्था और नैतिकता का संचार करने में कामयाब हो गए थे। जनता में आस्था व नैतिकता का संचार, नैतिकता का संचार। एक, प्रताप आम जनता में या जो भी छुआछूत से वंचित जो वर्ग थे, उनमें भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना जगाने में कामयाब हो गया था, क्योंकि प्रताप की सेना में सर्वाधिक भील थे और लोहार थे। तो हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, राष्ट्रवाद की भावना का उदय, राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद की भावना का तो क्या ही उदय किया होगा प्रताप ने, कि हमने अपने जो स्वतंत्रता संग्राम चले उस समय हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने प्रताप से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण की है, प्रताप को आदर्श मानकर क्रांतियां की है। तो राष्ट्रवाद का उदय। अब जब 1576 में के जब जून के बाद 1576 के लास्ट में अकबर खुद आता है यहाँ पर। अकबर हालांकि कुछ ज्यादा सफल नहीं हो पाया था, वो सिर्फ उदयपुर पे आक्रमण करता है और उदयपुर पर कब्जा करके इसका नाम चेंज कर दिया उसने मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद। अकबर यहाँ पर खुद भी कामयाब नहीं हो पाया था। अकबर खुद आता है यहाँ पर 1576 के लास्ट में, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था। उसने खाली उदयपुर पे कब्जा किया था और उदयपुर का नाम बदल के इसने क्या कर दिया, आपके मोहम्मदाबाद। अब आगे ये देख लो, मैं तो क्या कर रहे थे, तो साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता की लड़ाई थी, और प्रताप के पास सीमित संसाधन होने के बावजूद भी प्रताप लड़ता है, और जनता में आशा व नैतिकता का संचार और राष्ट्रवाद की भावना। अब आगे, अब अकबर ने फिर से, हालांकि अकबर अब भी नहीं मान रहा है, अब भी अपने सैनिक अभियान भेज रहा है। 1577, 78 और 79, तीन कौन कौन से, 1577, 1578 और 1579, इन 3 साल में एक सेनापति आया था शाहबाज खान। कौन सा आया था, शाहबाज खान। 3 बार आक्रमण करता है कुंभलगढ़ पे। कहां पर आक्रमण किसने, कुंभलगढ़ पे 3 आक्रमण करता है, लेकिन इसको भी कोई सफलता नहीं मिली थी। हालांकि एक बार ये 3 अप्रैल 1578 को, 3 अप्रैल 1578 को एक बार कुंभलगढ़ पे कब्जा करने में कामयाब हो गया था। ये एक बार कुंभलगढ़ पे कब्जा करने में कामयाब हो गया था, लेकिन इसको भी ज्यादा सफलताएं नहीं मिली थी। अब प्रताप कुंभलगढ़ को छोड़कर उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई थी आवरगढ़। प्रताप की नई राजधानी कौन सी हो गई थी, आवरगढ़। कोल्यारी चले गए थे कुछ दिन के लिए, और कुछ दिन के बाद इन्होंने अपनी नई राजधानी कौन सी बना ली, आवरगढ़। आवरगढ़ बनाने के बाद भी अब प्रताप का जो ससुराल था वो था इडर। कहते हैं कि एक बार प्रताप इडर जा रहे थे, रास्ते में गांव पड़ता है चूलिया। इस चूलिया में उन्हें 2 भाई मिले, 2 भामासा और ताराचंद, भामासा और ताराचंद।
सही खत्म हो गई, मैं रोकी एक बार वीडियो। कहते हैं भी भामाशाह ने, प्रताप ने पूछा भामाशाह जी आप हमारी कुछ सहायता करो। तो कहते हैं भामाशाह ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई प्रताप को सौंप दी थी। इतनी भी इसने दिया था, 25 लाख रुपए नगद और 20 लाख सोने की असरफियां, 20 लाख सोने की असरफियां। इतना धन दिया था कि प्रताप की 25,000 की सेना 12 साल तक आराम से रसद का काम चल सकता था। कितने साल तक? 25,000 की सेना 12 साल तक रसद सामग्री चल सकती थी। अब प्रताप कितने महान रहे होंगे कि उनके साथ जुड़ी हर चीज प्रसिद्ध हो गई। हमने दान दाताओं के नाम तक रखे भामाशाह। हमारे किसी भी स्कूल के अंदर या धर्मशाला के अंदर सबसे पहले नाम आता है भामाशाहों की सूची, जिन जिन ने दान दिया, चंदा देने वालों के नाम भी हमने रखे भामाशाह। तो अपने आप में एक विशेष महत्व रखने वाला स्थान है ये, इसलिए युद्ध भी और महाराणा प्रताप भी। और आगे अब 1580 में अकबर का एक दरबारी विद्वान था अब्दुल रहीम खान ने खाना। 1580 शेरपुर घटना, 1580 में अकबर ने रहीम जी से कहा, रहीम जी आप जाइए और प्रताप को पकड़ कर लाइए। कौन आए थे अकबर की तरफ से? तो अब्दुल रहीम खान ने खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम जी आए थे। रहीम जी बेचारे दोहे वोहे लिखने वाले आदमी, कहाँ युद्ध किए, लेकिन अकबर भेज ही देता था, जितने विद्वान थे उनको सबका युद्ध तो करके आने पड़ेंगे। रहीम जी आके रहने लगे शेरपुर में। इन्होंने यहाँ पर अपने कैंप वैम्प लगा लिए और रहीम जी सोचा नहीं युद्ध नहीं होगा रहे। वो सुबह जाते अपने शिकार कर लाते और शाम को पकाए खा लेते। अब 5-4 दिन होते तो अकबर को लेटर भेज देते कि हम प्रताप को पकड़ने वाले थे, बस थोड़ा सा दूर रह गया था, हम अगली बार पूरा प्रयास करेंगे। इधर अकबर से कह दे वेल ट्राई शाबाश। अब अकबर ये भी नहीं पूछ सकता कि पकड़ा क्यों नहीं। अगर ये पूछ ले अकबर तो रहीम जी सीधा पूछ ले, मान सिंह, आसफ का, तू खुद और शहबाज का चारों आए थे, नहीं पकड़ पाए थे, आप बता दो मेरे को कोई रास्ता। भी आप चारों आके चले गए थे। अब एक दिन ऐसे कहते हैं भी प्रताप ने पूछा अपने सेनापतियों से कि आजकल मुगलों की तरफ से आक्रमण बंद कैसे हो गए रहे, कि वो ना अपने रहीम जी आए हुए हैं और वो आक्रमण करते नहीं है। तो प्रताप ने सोचा भी ठीक है, अपने थोड़ा सा प्रताप अब पहाड़ियों से निकल के कहा गए मैदानों की तरफ आने शुरू हो गए। भी अपने धन वन इकट्ठा करेंगे, थोड़ा सा सामग्री इकट्ठी करेंगे और जो घायल सैनिक है उनका हम थोड़ा क्या करेंगे, इलाज कराएंगे। ऐसे ही कहते हैं कि मान जो अपने प्रताप का बेटा था अमर सिंह, वो कहीं से एक दिन सुबह सुबह घूम के आ रहा था। उसने देखा भी रहीम जी वाले कैंप सुनने पड़े हैं। तो इसने जाके आवाज लगी रहीम अंकल, रहीम अंकल। भी अंदर कोई था ही नहीं। अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रहीम जी तो नहीं है। तब अमर सिंह ने कहा कि अंदर कोई पुरुष होगा तो भेज दो, मुझे उनसे बात करनी है। बोले कोई पुरुष नहीं। बोले अच्छा, बोले तुम आ जाओ सारी। फिर अमर सिंह रहीम जी की सारी बेगमों को ले आया था। ये सारी बेगमों को लेके आ रहा था। अब आगे आगे अमर सिंह चले राजा बन के, पीछे पीछे बेचारी वो औरतें रोती बिलखती आ रही, छोड़ दे डाकी, हमारे पीछे से वो आएंगे, रहीम जी क्या सोचेंगे। बोले चुप रहे, थप्पड़ पड़ेगा खैस के, सीसी चलो। अब सामने अपने प्रताप खड़े। प्रताप ने सोचा है तो अपने वाला ही। जाते ही प्रताप ने पूछा कौन है रे? कि उसने कहा डैडी आप तो साइड में जाओ, मैं देख लूंगा अपने आप ही के। बोले है कौन ये? कि वो अपने रहीम जी है ना। कहा? वो शिकार करने गए हुए थे तो मैं कर लाया शिकार। तब कहते हैं कि प्रताप ने अमर सिंह के थप्पड़ वाला और बदतमीज ऐसी ऐसी हरकतें करता है। अब प्रताप ने उन महिलाओं को कहा कि आप तो मेरी बहन के समान हो, चुप हो जाओ, चाय पानी पियो, आराम से नाश्ता वास्ता करो, आपको वापस भेज दिया जाएगा। जब थोड़ी देर बाद जब उन महिलाओं को वापस छोड़ के, बोले अमर सिंह छोड़ के वापस इनको रहे। अब अमर सिंह उनको छोड़ने के लिए जा रहा है। आते टाइम उसको डर नहीं लगा। अब जाते टाइम उसने ये सोचा भी रहीम जी के सैनिक भी आ गए, तेरे को मारेंगे। तब उसने दूर से धक्का दे दिया, ए लो जाओ। तब बैग में गई वहां पर, तो रहीम जी वहां पर पहले से थे। बोले कहाँ गए इधर तुम? बोला तुम कहा दे मंग तो घर रहा करोगे। वो तो बेचारा भला हो उस प्रताप का, उसने छोड़ दी। वो डाकी आज तो छोड़ता नहीं हमें।
तब कहते हैं भी प्रताप ने हम रहीम जी को लेटर लिखा कि रहीम जी मेरे बेटे से गलती हुई है, मैं सॉरी मांगता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। तब रहीम जी ने एक दुआ बोला कि धर रसी धर्म रसी खप जासी खुरासान, कि हे प्रताप एक दिन ये मुगलों का जो सूर्य ये अस्त हो जाएगा, लेकिन तुम युगों युगों तक जनता के दिलों में राज करोगे और तुम्हारा नाम हमेशा इस संसार में गूंजता रहेगा। अपने नैतिक चरित्र श्रेष्ठता के कारण प्रताप इतने महान रहे थे। अब इसके बाद में अब मुगलों की 4 चौकियां हैं। रहीम जी वापिस चले गए। मुगलों की 4 चौकियां, एक तो देवल जो कहां पर थी अपने डूंगरपुर, एक देवारी ये आपके उदयपुर में, एक आपके देसुरी ये आपके पाली में, और एक दिवेर ये थी आपके राजसमंद में। 4 मुख्य मुख्य चौकियां हैं। उन्होंने सोचा कि हम प्रताप को घेर के मारेंगे। अब प्रताप चारों तरफ से घिर चुके थे। डूंगरपुर में की तरफ से चौकी कौन सी? देवल। देवारी में उदयपुर में कौन सी थी? देवारी। देसुरी कहां पर होगी? आपकी पाली में। अब दिवेर में। अब प्रताप ने सोचा कि क्या किया जाए। प्रताप के सैनिकों ने सोचा क्या किया जाए। यहाँ पर दिवेर के अंदर है ना, अकबर का जो मुख्य सेनापति सुल्तान खान वो खुद बैठा था। वो सुल्तान खान बहुत दुर्दांत योद्धा था। ये अकबर का चाचा ही था। ये अकबर का चाचा सुल्तान खान खुद बैठा ही है। तब प्रताप के मन में यह आया क्यों ना कहा हम दिवेर पे आक्रमण करें। अभी सुल्तान खान को ही मार देते हैं। सारा किस्सा खत्म। तब कहते हैं कि अकबर ने सॉरी प्रताप ने एक दिन अपनी सारी सैनिक शक्ति इकट्ठी की और एकदम से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। कहां पर? दिवेर में। ये घटना है 1582 की। घटना कब की? होगी 1582 की। 1582 का वो युद्ध था, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध। अगर हम इस युद्ध को पढ़े तो अमर सिंह के शौर्य के कारण पढ़े। कहते भी अमर सिंह भी अपने पिता की प्रताप की तरह इतना ही सूर योद्धा था, लेकिन प्रताप के चरित्र के सामने अमर सिंह थोड़ा छुप जाता है कि यहाँ पर अमर सिंह ने इस सुल्तान खान को घोड़े समेत चीर दिया था। सुल्तान खान को घोड़े समेत चीर के रख दिया था। घोड़े समेत तलवार मारने के बाद इसने भाला घोंपा इसके अंदर से। अब जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध जीत चुके थे, तब शाम को प्रताप अपने सैनिकों को उठाने के लिए लेके आ रहे थे। तब प्रताप ने सोचा भी इनका जो मुगलों का सेनापति उनको देखे। तब वहां पर सुल्तान खान थोड़ा तड़प रहा था, तो इसने सुल्तान खान ने प्रताप से कहा कि थोड़ा मुझे पानी पिलाइए। तब प्रताप ने कहा कि थोड़ा गंगा जल लेके आ जाए। मरते हुए आदमी को गंगा जल से पवित्र कोई चीज हो ही नहीं सकती। अब उसकी सुल्तान खान की सांसें निकल नहीं रही थी। तब सुल्तान खान ने कहा भी मुझे वो लड़का दिखा दो एक बार जिसने मेरे को मारा है। तब कहते हैं अमर सिंह को लेके आए थे कि शहबाज सुल्तान खान जैसे आंखों से अपनी तारीफ करते ना, वो ठीक है, मरा हो तो एक वीर के हाथों से मरा, कोई आनिया बना के नहीं मरा था, आनिया बना के नहीं मार के गया। कहते हैं वो बाला उसके सुल्तान खान की इतना जबरदस्त घोंप दिया इसने, घूम गया सारा का सारा ये, कि अब उसके सुल्तान खान की जान उस बाले के अंदर अटकी हुई थी। तब अकबर ने कहा कि इस बाले को थोड़ा खींच कर निकाल ले, ये मर जाएगा। लेकिन बाला इतने जोर से घुपा था कि अमर सिंह से निकला ही नहीं। तब प्रताप ने कहा कि इसको टांग पे टांग रख के फिर खींच। जैसे ही अमर सिंह ने बाला खींचा, बाला खींचने के साथ ही सुल्तान खान की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने इतिहास के साथ ये अपनी विडंबना ये है कि हमें दिवेर का युद्ध पढ़ाया नहीं गया। अगर दिवेर का युद्ध पढ़ाए तो उन्हें बताना पड़े कि एक छोटी सी टुकड़ी ने मुगलों के सेनापति तक की हत्या कर दी थी। ये बताना पड़े कि मुगल यहाँ पर एक एक कट कट के मारे गए थे, लेकिन उनको तो बताना है अकबर की मानता। अब यहाँ पर साथ में कौन कौन आए थे? तो इडर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये रियासतें भी प्रताप का साथ दे रही थी। अब ये युद्ध बताए तो ये बताना पड़े कि प्रताप संगठन बनाने में कितना मजबूत था। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रताप अकेले लड़ रहे थे, ये तो बताना ही नहीं था, इसे खा गए अपने दिवेर का युद्ध। तो अगर हम बात करें अमर सिंह की, तो अमर सिंह ने कहते भी 18 युद्ध किए थे, 18 के 18 जीते थे,
लेकिन हमें अमर सिंह के बारे में सिर्फ एक युद्ध बताया जाता है, कौन सा, ये दिवेरवाड़ा युद्ध बताया जाता है। अब 1585 में मुगलों की तरफ से अंतिम जो आया था वो था जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा, लेकिन जगन्नाथ कछवाहा भी यहाँ पर सफल नहीं हो सका था। और अकबर की तरफ से कोई अंतिम सैनिक अभियान कौन लेके आया था? जगन्नाथ कछवाहा। ये अकबर की तरफ से अंतिम सैनिक अभियान है, अंतिम सैनिक अभियान। कहते हैं कि इस जगन्नाथ कछवाहा की मांडलगढ़ में छतरी बनी हुई है, मांडलगढ़ में छतरी बनी हुई है। अब अकबर प्रताप को थोड़ा गुस्सा आया कि यार ये आमेर वाले क्या मांगते हैं, कभी बेटा आ रहा है, कभी पापा आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, बोले इनको देखो रहा है। भी आमेर रियासत का उसमें एक पार्ट था मालपुरा, कौन सा था? मालपुरा। तो अकबर ने सॉरी प्रताप ने मालपुरा का आक्रमण किया। मालपुरा आमेर का मुख्य व्यापारिक केंद्र था, यहाँ पर कब्जा कर लिया इसने, व्यापारिक केंद्र यहाँ पर कब्जा कर लिया। अब 1585 के बाद युद्ध समाप्त हो गए। एक बात मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया था, चेतक की छतरी बनी हुई बलिच्चा में। चेतक की मृत्यु के बाद उसकी छतरी बनाई गई थी बलिच्चा में। कहां पर बनाई गई थी? बलिच्चा में छतरी बनाई गई है। अब जब युद्ध समाप्त हो गए, युद्ध जैसे ही समाप्त हो गए तो आप अपने इस कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। अब थोड़े से हम प्रताप के निर्माण कार्य के बारे में देख लेते हैं। निर्माण कार्य, इन्होंने तो मालपुरा में जालरा तालाब का निर्माण करवाया, जालरा तालाब का निर्माण। जालरा तालाब का निर्माण, एक बार वीडियो। और अब प्रताप ने अपनी राजधानी बना ली चावंड। प्रताप ने राजधानी कहां लेके आए थे? चावंड। चावंड में यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण। महलों का निर्माण करवाया, बावड़ियां बनवाई, बावड़ियों का निर्माण। अब जब बात ही कर रहे हैं भी युद्ध के बाद मेवाड़ की कला और संस्कृति थोड़ा बढ़ावा मिला, तो यहाँ से मेवाड़ का एक अहम हिस्सा शुरू होता है, मेवाड़ की चित्रकला। मेवाड़ की चित्रकला जिसे हम बोलते हैं चावंड चित्रकला, चावंड चित्रकला। और इस चित्रकला का मुख्य जो कलाकार था वो था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन मुख्य चित्रकार कौन थे अपने? तो नासिरुद्दीन थे। तो देख लो आप, प्रताप कितना सेकुलर राजा रहा होगा, भी उसके जो दरबार के अंदर चित्रकार भी है वो भी कौन? आपके मुस्लिम है, नासिरुद्दीन। अब जब शांति से रहने लगे, कहते हैं प्रताप ने अपने जिंदगी के लास्ट के 12 साल बिल्कुल शांति के साथ बिताए थे अब भी। लेकिन वो 12 साल उन्होंने जो युद्ध के अंदर जो उनके सैनिक घायल हुए थे या सैनिक मर गए थे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करवाई थी, उनके परिवार को अच्छे तरीके से रहने के लिए, खाने के लिए अच्छा प्रबंध किया था। अब प्रताप के दरबार में कुछ विद्वान भी रहते थे, हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो कौन आ गए? दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो एक तो थे आपके चक्रपाणी मिश्र, चक्रपाणी मिश्र। अब इनकी कौन कौन सी बुक थी? एक तो थी इनकी राज्याभिषेक, एक बुक थी इनकी मुहूर्त माला, मुहूर्त माला। एक बुक थी इनकी विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ। कौन कौन सी बुक है देखना? राज्याभिषेक, मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ। किताबों के नाम तो जरूर याद ही करने आपको। किताबों के नाम जैसे बोलते हैं ना, याद क्या करने, रटने हैं। विश्व वल्लभ, ये जो विश्व वल्लभ है ना, ये उद्यान विज्ञान पर आधारित है, बगीचों की जानकारी देती है, उद्यान विज्ञान पर आधारित,
बगीचों की जानकारी देते हैं। तो चक्रपाणि मिश्र की 3 किताबें कौन कौन सी हैं? तो आपकी राज्याभिषेक हो गई, मुहूर्तमाला होगी और विश्व बल्लभ होगी। एक इनके दरबार में थे हेमरतन सूरी, हेमरतन सूरी। इनसे कहा प्रताप ने कि हेमरतन जी, आप तो हमारे रतन सिंह के समय जो अपने 2 मुख्य सेनापति थे गोरा और बादल, उन पर किताबें लिखो, उनके दोहे लिखो। तो इसने लिखी थी, हेमरतन सूरी लिखी गोरा बादलरी चौपाई। कौन सी किताब लिखी आपके? गोरा बादलरी चौपाई, गोरा बादलरी चौपाई। दोहे तो हो गए जिनमें 2 पद होते हैं, वो तो होगी आपके दोहे, और जिनमें 4 पद होते हैं वो कौन सी आपके? चौपाई। अब हेमरतन जी ने कहा कि मैं किताब तो लिख दूंगा, लेकिन उसके लिए खर्चा, जब मैं किताब लिखूंगा तो मेरे घर परिवार के लिए चलाने के लिए खर्चा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तब कहते हैं भी अपने भामाशाह का भाई था ताराचंद, उसने कहा भी आप तो चिंता ही मत करो, आप तो किताब लिखो, खर्चा पूरा मैं दे रहा हूँ। इसका तो पूरा खर्च वो किसने दिया था? ताराचंद ने। खर्च कौन रहता है इसका? ताराचंद। और कौन? और एक और देख लेते हैं, एक अपने हो गया, एक अकबर के दरबार में था आपके दुर्सा आडा, अकबर का दरबार था ये। इसने प्रताप की किताब लिखी थी विरुद्ध छत्री, विरुद्ध छत्री भी। प्रताप की वीरता और प्रताप की जो भी गुणगान करने थे, जो भी वीरता गुणगान किए, इसने कितने दोहे लिखे थे? तो 76 दोहे लिखे थे। इसका नाम क्या हो गया? विरुद्ध छत्री। एक थे आपके साधुनाथ द्विवेदी, त्रिवेदी, साधुनाथ त्रिवेदी। कहते भी इनको, साधुनाथ त्रिवेदी को तो प्रताप ने जागीर दी थी ये नहीं, हाँ विरुद्ध छत्री हो गए इतने। और हेमरतन सूरी किताब कौन सी आपके? तो गोरा बादलरी चौपाई, जिसका खर्च किसने उठाया? पूरे ताराचंद ने उठाया था। अब फाइनली प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597। कहते भी प्रताप अपनी धनुष की टंकार चढ़ा रहे थे, टंकार खींच रहे थे, टंकार खींचने के साथ टंकार टूट गई, और टंकार टूटने का जैसे वो पीछे गिरे तो उनके सिर में थोड़ी चोट लगी, सिर में रक्त का धब्बा जम गया था, और ज्यादा कोई इलाज थे नहीं। तो 19 जनवरी 1597 क्या होगी? प्रताप की मृत्यु, प्रताप की मृत्यु। ये थे अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। आप क्लास को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, खूब सारे फैक्टर प्रताप के बारे में याद करने की कोशिश करना, और जो अपने पीछे की जो वीडियो सारी प्ले लिस्ट में है वहाँ जाके देख लेना, ढंग से नोट्स बनाना, याद करना, याद करने की कोशिश करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।